हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो जैसा कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे सामने खुला हुआ है चैप्टर है हमारा 5। यहाँ पे थीम 14 लिखा हुआ है क्योंकि ये पूरे हिस्ट्री का है। तो अगर तीनों बुक को मिला के देखा जाए तो ये 14th चैप्टर है, थीम 14 है। इस बुक का ये चैप्टर 5 है, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन पॉलिटिक्स मेमोरीज एक्सपीरियंसेस, यानी कि विभाजन को समझना। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, मेमोरी मतलब स्मृति, एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव। ये आप लोग को पता ही होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी चैप्टर करीब 3 से 4 पार्ट्स में जाएगा, तो आप लोग देखिएगा सारे पार्ट्स को। आपको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ पे हिंदी में, और इसके बाद नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। हाँ, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ना। अभी क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करने का थोड़ा प्रेशर हो गया है, तो उसको जल्दी जल्दी करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे जो जैसे जैसे होगा। और एक और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने साथ बुक्स खोल के बैठिए, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। और अगर पीछे से आपको बैकग्राउंड में व्हीकल्स का आवाज़ है तो उसके लिए सॉरी, जगह ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते हैं उसका। तो कोशिश करूँगी कि वो आवाज़ ज़्यादा इफेक्ट ना करे और डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो गुस्ताखी माफ़। और चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे छोटा सा इंट्रो दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे, फिर हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सम पार्टीशन एक्सपीरियंसेस, और फिर हम लोग सेकंड टॉपिक भी इसी में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बुक ही पूरा इंटरेस्टिंग है, इसके सारे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि पढ़ने में मज़ा आता है। वो दोनों थोड़ा बोरिंग टाइप था, थोड़ा बहुत पुराना हो गया था ना, ये थोड़ा अपना आज़ादी के टाइम का है ना, थोड़ा पढ़ने में मज़ा आता है। पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग को पता नहीं कौन सा, शायद वो भी हिस्ट्री आप लोग को अच्छा लगता होगा। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। We know that the joy of our country's independence from colonial rule in 1947 was tarnished by the violence and brutality of partition. हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। The partition of British India took India into the sovereign states of India and Pakistan with its western and eastern wings led to many sudden developments. ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। Thousands of lives were snuffed out, many others changed dramatically, cities changed, India changed, a new country was born, and there was unprecedented genocidal violence and migration. लाखों जाने गई, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गईं, शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और ऐसा जनसंहार, हिंसा और विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण नहीं था। दिस चैप्टर विल एग्जामिन द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, व्हाई एंड हाउ इट हैपेंड, एज वेल एज द harrowing experiences of ordinary people during the period 1946 to 50 and beyond. इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे। It will also discuss how the history of these experiences can be reconstructed by talking to people and interviewing them, that is, through the use of oral history. At the same time, it will point out the strength and limitation of oral history. अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए, यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए, हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदों और उसकी सीमाओं को भी दिखाया गया है। Interviews can tell us about certain aspects of a society's past of which we may know very little or nothing from other types of sources, but they may not reveal very much about many matters whose history we would then need to build from other materials. We will return to this issue towards the end of the chapter. साक्षात्कारों से हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है, और इस पाठ के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। फर्स्ट टॉपिक है सम पार्टीशन एक्सपीरियंसेस, यानी कि बंटवारे के कुछ अनुभव। हियर आर 3 इंसिडेंट्स नरेटेड बाय पीपल हु एक्सपीरियंस्ड दोज ट्राइंग टाइम्स टू अ रिसर्चर इन 1993.
यहाँ 3 घटनाएं दी जा रही हैं जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था. The informants were Pakistanis, the researcher Indian. The job of this researcher was to understand how those who had lived more or less harmoniously for generations inflicted so much violence on each other in 1947. बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय. शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल मिलाप से रहते आए हैं, उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना ज़बरदस्त कहर कैसे ढाया. तो वो जो रिसर्चर ने रिकॉर्ड किया वो यहाँ पे आप लोग के पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर 377. उसके बाद 78 और 79 में यही दिया हुआ है. ये लोग आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा. ये चीज़ें ये मैं नहीं बताऊँगी. चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, ए मोमेंटस मार्कर. तो ये है हमारा सेकंड टॉपिक, अ मोमेंटस मार्कर. इसका फर्स्ट सब टॉपिक है पार्टीशन और होलोकॉस्ट, यानी कि ऐतिहासिक मोड़, बंटवारा या महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहें. द नैरेटिव्स जस्ट प्रेजेंटेड पॉइंट टू द pervasive violence that characterized partition. Several 100,000 people were killed and innumerable women raped and abducted. अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं उनसे बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है. कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ. Millions were uprooted, transformed into refugees in alien lands. It is impossible to arrive at any accurate estimates of casualties. Informed and scholarly guesses vary from 2 lakh to 5 lakh people. करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी ज़मीन पर रेफ्यूजी यानी कि शरणार्थी बनकर रह गए. इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है. काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमानों में जो संख्या है उनके अनुसार वो 2 लाख से 5 लाख तक रही है. In all probability, some 15 million had to move across hastily constructed frontiers separating India and Pakistan. शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा. As they stumbled across these shadow lines, the boundaries between the two new states were not officially known until 2 days after formal independence. They were rendered homeless, having suddenly lost all their immovable property and most of their movable assets, separated from many of their relatives and friends as well, torn asunder from their moorings, from their houses, fields and fortunes, from their childhood memories. जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा यानी कि शैडो लाइन, दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी, तो उसी को शैडो लाइन कहा गया है, से ठोकर खाई वे बेघर हो गए. पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे. दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए. वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए. बचपन की यादें उनसे छीन ली गईं. Thus stripped of their local or regional cultures, they were forced to begin picking up their life from scratch. अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए. तो नीचे फिगर दिया हुआ है एक, ऑन कार्ट्स विथ फैमिलीज एंड बिलोंगिंग्स. तो आप लोग देख सकते हैं कैसे लोग बैलगाड़ी पर जा रहे हैं. तो बैलगाड़ियों पर अपने परिवारों और सामान के साथ लोग जाते हुए. ये शायद पार्टीशन के समय का चित्र है. Was this simply a partition, a more or less orderly constitutional arrangement, or an agreed upon division of territories and assets? क्या यह महज एक विभाजन, एक कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला, आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था? Or should it be called a 16-month civil war, recognizing that there were well-organized forces on both sides and concentrated attempts to wipe out entire population as enemies? या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थी और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे. The survivors themselves have often spoken of 1947 through other words: martial law, मारामारी, killings and rolla or hula, disturbance, tumult, uproar. Speaking of killings, rape, arson and loot that constituted partition, contemporary observers and scholars have sometimes used the expression Holocaust as well,
primarily meaning destruction or slaughter on a mass scale. जिंदा बचे जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं, मार्शल लॉ यानी मार्शल लॉ, मारामारी और रौला या हुल्लड़। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस यानी कि होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया है। जाहिर है कि वे इस सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं। इज दिस यूज इज एप्रोप्रिएट? बहरहाल क्या ये संज्ञाएं और शब्द सही हैं? यू वुड हैव रीड अबाउट द जर्मन होलोकॉस्ट अंडर द नाजीज इन क्लास 9th। आपने कक्षा 9 में नाजी शासन के दौरान हुई जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। द टर्म होलोकॉस्ट इन अ सेंस कैप्चर्स द ग्रेविटी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सब कॉन्टिनेंट इन 1947, समथिंग दैट द माइल्ड टर्म पार्टीशन हाइड्स। एक लिहाज से देखें तो सन 47 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। It also helps to focus on why partition like the Holocaust in Germany is remembered and referred to in our contemporary concerns so much. यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में भी विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों आता है। Yet differences between the two events should not be overlooked. In 1947 to 48, the subcontinent did not witness any state-driven extermination, as was the case with Nazi Germany, where various modern techniques of control and organization had been used. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था, या अगर था तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947 से 48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाज़ी जर्मनी में यही हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। द एथनिक क्लींजिंग दैट कैरेक्टराइज्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज कैरीड आउट बाय सेल्फ स्टाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज रादर देन बाय स्टेट एजेंसीज। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। अब है सेकेंड सब टॉपिक, द पावर ऑफ स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़ छवियों की ताकत। इंडिया हेटर्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हेटर्स इन इंडिया आर बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ पार्टीशन। भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारों की उपज है। At times, some people mistakenly believe that the loyalties of Indian Muslims lie with Pakistan. कई बार गलत फहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। The stereotype of extraterritorial pan-Islamic loyalties comes fused with other highly objectionable ideas. Muslims are cruel, bigoted, unclean descendants of invaders, while Hindus are kind, liberal, pure children of the invaded. उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। द जर्नलिस्ट R.M. Murphy हैज शोन दैट सिमिलर स्टीरियोटाइप्स proliferate in Pakistan. According to him, some Pakistanis feel that Muslims are fair, brave, monotheist and meat eaters, while Hindus are dark, cowardly, polytheist and vegetarian. तो पत्रकार R.M. मर्फी ने अपना अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह की रूढ़ छवियां हैं। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एक ईश्वरवादी यानी एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहुईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। Some of these stereotypes predate partition, but there is no doubt that they were immensely strengthened because of 1947. Every myth in these constructions has been systematically critiqued by historians, but in both countries, voices of hatred do not mellow.
हालांकि इनमें से कुछ छवियां विभाजन से भी पहले की हैं, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला है। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। Partition generated memories, hatreds, stereotypes and identities that still continue to shape the history of people on both sides of the border. विभाजन ने ऐसी स्मृतियां, घृणाएं, छवियां और पहचानें रच दी कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही हैं। These hatreds have manifested themselves during inter-community conflicts and communal clashes, in turn have kept alive the memories of past violence. Stories of partisan violence are recounted by communal groups to deepen the divide between communities, creating in people's minds feelings of suspicion and distrust, consolidating the power of communal stereotypes, creating the deeply problematic notion that Hindus, Sikhs and Muslims are communities with sharply defined boundaries and fundamentally opposed interests. ये नफरतें सामुदायिक टकरावों में साफ झलकती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फासलों को गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। The relationship between Pakistan and India has been profoundly shaped by this legacy of partition. पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। Perceptions of communities on both sides have been structured by the conflicting memories of those momentous times. उन प्रलयकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है। यहाँ पे एक और फिगर आप देख सकते हैं। ये है, लोग वही सामान अपने साथ लेकर चलें जिसे वे उठाकर ले जा सकते थे, और उजड़ने में लोगों को गहरे नुकसान का एहसास हुआ। जहाँ वे पीढ़ियों से रह रहे थे उस स्थान से उनका विच्छेद हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं, ये शायद बैलगाड़ी पे सामान ढो रहे हैं। कहीं इन्होंने सामान रखा है, जितना ये उठा सकें, एक बोरा हो, कुछ भी हो, जितना उनसे हुआ उतना ही उठा के ले चले वहाँ से। अफरा तफरी दोनों तरफ से मची हुई थी। पाकिस्तान से हिंदूज़ को, सिख्स को भगाया जा रहा था, भारत से मुसलमानों के खिलाफ पूरा हो रहा था। ये हम लोगों ने पढ़ा है एक चैप्टर में आगे ही, हिस्ट्री में ही, लेकिन हमने शॉर्ट में पढ़ा था। अब हमारा थर्ड टॉपिक है, व्हाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि विभाजन क्यों और कैसे हुआ। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है क्युलमिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग हिस्ट्री, यानी कि एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। Some historians, both Indian and Pakistani, suggest that Muhammad Ali Jinnah theory that the Hindus and Muslims in colonial India constituted two separate nations can be projected back into medieval history. कुछ इतिहासकार, भारतीय भी और पाकिस्तानी भी, यह मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे, मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। They emphasize that the events of 1947 were intimately connected to the long history of Hindu-Muslim conflict throughout medieval and modern times. यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू-मुस्लिम झगड़ों में लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई हैं। Such an argument does not recognize that the history of conflict between communities has coexisted with a long history of sharing and of mutual cultural exchange. It does not take into account the changing circumstances that shape people's thinking. लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेलजोल के लंबे इतिहास के साथ चला है। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। Some scholars see partition as a culmination of a communal politics that started developing in the opening decades of the 20th century. कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई।
They suggest that separate electorates for Muslim created by the colonial government in 1909 and expanded in 1919 crucially shaped the nation of communal politics. उनका तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों, जिनका 1919 में विस्तार किया गया, का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा. Separate electorates meant that Muslims could now elect their own representatives in designated constituencies. This created a temptation for politicians working within this system to use sectarian slogans and gather a following by distributing favors to their own religious groups. पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे. इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदे पहुंचाएं. Religious identities thus acquired a functional use within a modern political system, and the logic of electoral politics depended and hardened these identities. Community identities no longer indicated simple difference in faith and belief. They came to mean active opposition and hostility between communities. However, while separate electorates did have a profound impact on Indian politics, we should be careful not to overemphasize their significance or to see partition as a logical outcome of their working. इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा. चुनावी राजनीति इस अस्मिताओं को ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी. अब सामुदायिक अस्मिताओं से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और आस्था के फर्कों पर केंद्रित नहीं थे. अब अक्सर धार्मिक अस्मिताएं समुदायों के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ गए. हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा. हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए और न ही हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है. Communal identities were consolidated by a host of other developments in the early 20th century. 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक अस्मिताएं कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई. During the 1920s and early 1930s, tension grew around a number of issues. 1920 और 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे. मुस्लिम्स वेयर एंगर्ड बाई म्यूजिक बिफोर मॉस्क्यू, बाय द काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड बाय द एफर्ट्स ऑफ आर्य समाज टू ब्रिंग बैक टू द हिंदू फोल्ड सुधी दोज हु हैड रिसेंटली कन्वर्टेड टू इस्लाम. मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गो रक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, यानी कि नौ मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाना जैसे मुद्दों पर गुस्सा आया. Hindus were angered by the rapid spread of Tabligh propaganda and Tanjim organization after 1923. दूसरी ओर हिंदू 1923 के बाद तबलीग यानी कि प्रचार और तंजीम यानी कि संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए. As middle class publicists and communal activists sought to build greater solidarity within their communities, mobilizing people against the other community, riots spread in different parts of the country. जैसे जैसे मध्यम वर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदायों में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद करते हुए ज़्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए. एवरी कम्युनल रियॉट deepened differences between communities, creating disturbing memories of violence. कहीं कहीं ऐसा शब्द में गलती हो जाती है, माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी देखा आँख भी धोखा खा जाता है. प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे से समुदायों के बीच फर्क गहरे होते गए और हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियाँ भी निर्मित होती गईं. Yet it would be incorrect to see partition as the outcome of a simple unfolding of communal tensions. फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनावों की वजह से हुआ. As the protagonist of Garb Hawa, a film on partition, puts it, communal discord happened even before 1947, but it had never led to the uprooting of millions from their homes. Partition was a qualitatively different phenomenon from earlier communal politics, and to understand it, we need to look carefully at the events of the last decade of British rule. गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा. सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े. पहले की सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फर्क है, और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा.
तो अब हमारा 3.2 सब टॉपिक यानी सेकंड सब टॉपिक है द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, यानी कि 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है अब तक मैंने जितना भी पढ़ा है वो आप लोग को समझ आ गया होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिला ही। अगर और कुछ चाहिए होगा जैसे कि नोट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो आप लोग कह सकते हैं, ऐसे आप लोग नहीं भी कहेंगे तभी मैं लाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। और ज़्यादा इंग्लिश नहीं, और क्या कह सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।